तो चलिए दोस्तों, स्टूडेंट, हम लोगों ने ये देखा था, यहाँ तक देख लिया था कि अम्ल, क्षार एवं लवण थोड़ा सा देख लिया था। तो आगे बढ़ते हैं। आज इससे पिछली क्लास में हम कहाँ तक देख चुके थे, तो आगे देखते हैं। ये देख लिया था, ये भी देख लिया था, और ये यहाँ तक देख लिया था शायद। तो इससे आगे देखते हैं हम। तो इसका जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसको पीपीटी के द्वारा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पीपीटी पे चलते हैं। पीपीटी के लिए जो नोट्स दिए हैं, नोट्स बनाए हैं, नोट्स पे चलते हैं। ये अम्ल की परिभाषा ये हम नोट्स में देखते हैं। नोट्स में ये शॉर्ट में नोट्स हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। पहले इसको जूम कर देते हैं। जूम के बाद ये हम आगे देखते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे अम्ल की परिभाषा। अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिड से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। खट्टा होता है। एसिड कैसा होता है? खट्टा होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वे अम्ल होते हैं। ये हम देख चुके हैं। तो हम आगे देखते हैं कि अम्ल के गुण क्या क्या होते हैं। अम्ल के गुण, तो अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले रंग को लाल कर देते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं। ये हम पहले ही देख चुके हैं। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। और अम्ल के रासायनिक गुणों में क्या आएगा? अम्ल के रासायनिक गुणों में जाएगा धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निष्कासित करते हैं, और धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर CO2 निष्कासित करते हैं। ये हम देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं कि धातु के साथ अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करते हैं। और कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। तो कुछ धातु को ऑक्साइड लगाते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। अब अम्ल के प्राकृतिक स्रोत, तो अम्ल मिलता कहाँ से? अम्ल के प्राकृतिक अम्ल कहाँ से होता है? नींबू से। नींबू में कितना कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। और सिरका में क्या होता है? सिरका में कौन सा अम्ल होता है? ये एसिटिक अम्ल होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। सेब में मैलिक अम्ल होता है। तो ये हमने अम्ल देख लिए। कहाँ? अम्लों के स्रोत देख लिए। अम्लों के स्रोत का नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल बोलते हैं इसको, सिट्रिक अम्ल होता है। टमाटर को एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। और इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। और सेब में मैलिक अम्ल होता है। तो अम्लों के प्रकार देखते हैं। अम्लों के प्रकारों में एक तो हो जाएगा प्रबल अम्ल। अम्लों के प्रकार प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सान्द्र अम्ल, तनु अम्ल। अम्ल कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार के। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सान्द्र अम्ल और तनु अम्ल। अब प्रबल अम्ल क्या होते हैं ये देख लेते हैं। प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। जलीय विलयन में अगर हम डालते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोब्रोमिक अम्ल आदि क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल कौन से होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HNO3 हाइड्रोब्रोमिक अम्ल होता है, HNO3 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 को होते हैं नाइट्रिक अम्ल, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल। और अगर हाइड्रोब्रोमिक अम्ल कितने होते हैं? ये कौन से? प्रबल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्लों को उदाहरण हमने देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रबल अम्लों में प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन प्लस आयन हाइड्रोजन आयन त्याग करने की उच्च क्षमता होती है, अर्थात
प्रबल अम्ल अपने संगठक तत्वों के आयनों में विखंडित हो जाते हैं। मतलब जो प्रबल अम्ल होते हैं ना, उनमें क्या हाइड्रोजन आयन को त्याग करने की उच्च क्षमता होती है। जो प्रबल जो भी हाइड्रोजन आयन ज़्यादा त्याग करेगा वो हो जाएंगे प्रबल अम्ल, और जो कम त्याग करेगा वो दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन आयन जो सबसे अधिक त्याग करता है उसको क्या बोलेंगे, उनकी क्षमता उच्च क्षमता होती है। क्या हाइड्रोजन आयनों को त्याग करने की उच्च क्षमता जिसमें होती है उनको क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। प्रबल अम्ल अपने संगठक तत्वों के आयनों में विखंडित हो जाते हैं। प्रबल अम्ल जो होते हैं वो संगठक तत्वों के आयनों में क्या हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं। आगे देखते हैं दुर्बल अम्ल की परिभाषा देख लेते हैं। दुर्बल अम्लों में क्या है, अम्ल जो जलीय विल में पूर्णतः आयनित न होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, वो प्रबल अम्लों में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन दे रहे थे, पूर्णतः हाइड्रोजन आयन दे रहे थे, सबसे अधिक हाइड्रोजन आयन दे रहे थे, वो प्रबल अम्ल हो गए थे। दुर्बल अम्लों में उनको ये क्या देंगे, पूर्णतः आयनित नहीं न होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल कैसे होते हैं, जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं उनको क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। और एसिटिक अम्ल क्या होते हैं, एसिटिक अम्ल CH3COOH ये फॉर्मिक अम्ल HCOOH, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S आदि दुर्बल अम्लों के उदाहरण। दुर्बल अम्लों के उदाहरण कौन से, एसिटिक अम्ल हो गया। दुर्बल अम्लों के उदाहरण क्या हो गए, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। दुर्बल अम्लों के उदाहरण में क्या आएगा, एसिटिक अम्ल आ जाएगा। एसिटिक अम्ल का फॉर्मिक अम्ल है, हाइड्रोजन अम्ल, और कौन से, सल्फाइड अम्ल, ये कौन से, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्लों में फॉर्मिक अम्ल, हाइड्रोजन अम्ल, सल्फाइड आदि दुर्बल अम्लों के उदाहरण। दुर्बल अम्ल अपने हाइड्रोजन आयनों का पूर्णतः त्याग नहीं करते हैं। जो दुर्बल अम्ल होते हैं ना, दुर्बल अम्ल अपने हाइड्रोजन आयनों को पूर्णतः त्याग नहीं करते हैं। समान सांद्रता पर दुर्बल अम्लों का pH मान प्रबल अम्लों से अधिक होता है। तो दुर्बल अम्लों का क्या होता है, pH मान अधिक होता है, मतलब समान सांद्रता पर। अगर हम देखेंगे दुर्बल अम्ल मतलब इनमें हाइड्रोजन कम होते हैं, हाइड्रोजन क्या होती है, कम होते हैं, हाइड्रोजन त्यागने की क्षमता कम होती है। लेकिन अगर हम इनका समान सांद्रता पर देखें तो ये कैसे होते हैं, हम pH मान क्या होगा, इनका अधिक होगा तो ये ज़्यादा अम्लीय होंगे। pH मान क्या होगा, इनका प्रबल होता है, फिर इनसे प्रबल अम्लों से। ये याद करने वाली बात है कि समान सांद्रता पर दुर्बल अम्लों का pH मान प्रबल अम्लों से अधिक होता है। दुर्बल अम्लों समान सांद्रता पर कब, जब ये से प्रबल और दुर्बल को हम देख रहे थे हाइड्रोजन आयन के आधार पर देखते हैं। हाइड्रोजन आयन जिनमें अधिक क्षमता होती है वो प्रबल थे, इनमें कम क्षमता होती है त्यागने की तो वो दुर्बल थे। और समान सांद्रता पर दुर्बल अम्लों का pH मान प्रबल अम्लों से अधिक होता है। क्या होता है, समान सांद्रता पर, एक ही सांद्रता पर दुर्बल अम्लों का pH मान प्रबल अम्लों से अधिक होता है। ये याद हो गया। अब आप सांद्र अम्ल क्या होते हैं, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, उन्हें सांद्र कहते हैं। इनमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल कम होगा तो सांद्र हो जाएगा। ऐसे सॉल्टा क्या हो जाएगा, जिसमें जल की मात्रा अधिक होगी, और तनु अम्ल क्या हो जाएंगे, जिनमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, उनको तनु अम्ल कहेंगे। जिनमें हम पानी ज़्यादा मिला देंगे अम्लों में तो तनु हो जाएंगे, कम मिलाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, ये सांद्र ही रहेंगे। अगर जल की मात्रा कम होगी तो सांद्र हो जाएंगे, और जल की मात्रा अगर अधिक होगी तो तनु हो जाएंगे। तो सीधी बात आप हम क्षारकों के बारे में देख लेते हैं। क्षारक क्या होते हैं, क्षारकों के बारे में ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, मतलब चिकने चिकने लगते हैं। साबुन कैसे लगती है, चिकनी चिकनी लगती है। साबुन को हम स्पर्श करते हैं तो कैसी लगती है, चिकनी चिकनी लगती है, तो क्षारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। ये समझ गए। और जब क्षारक के गुण, क्षारकों के गुण क्या होते हैं, क्षारक के भौतिक गुण, क्षारक के भौतिक गुणों में यानी क्षारक के भौतिक गुण, किसके भौतिक गुण पढ़ा हम, क्षारकों के भौतिक गुण। स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। वो नीले को लाल कर रहे थे, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और जलीय विलयन में कौन सा आयन, OH आयन, जबकि अम्लीय कौन दे रहे थे, H+ हाइड्रोजन आयन दे रहे थे। ये कौन सा OH आयन देते हैं। जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित न करना,
जलीय विलयन में क्या करते हैं, जो क्षार होते हैं ना, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, जबकि अम्ल जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह कर देते हैं। तो क्षार के रासायनिक गुण देख लेते हैं। क्षार के रासायनिक गुण क्या होगा, ये भौतिक गुण देख लिए, एक बार और देख लेते हैं भौतिक गुण। किसके, क्षारों के भौतिक गुण स्वाद में गर्व होते हैं, लालच में को नीला कर देते हैं, विलयन में OH आयन देते हैं। और इधर आ जाओ क्षार के रासायनिक गुण। अगर रासायनिक गुण में आएंगे तो क्षार धातु के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्षार क्या करते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया कौन सी गैस, क्षार धातु के साथ अभिक्रिया कर, अम्ल भी धातु के साथ अभिक्रिया कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस ही मुक्त करते हैं। क्षार भी हाइड्रोजन गैस ही मुक्त करते हैं। क्षार अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। क्षार अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। क्षार क्या करते हैं, अम्लीय ऑक्साइड इतनी होती है अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। सूचक, अब इनको कैसे पहचानेंगे, तो सूचकों के बारे में बताओ। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्लीय या क्षारकीय, अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। सूचक क्या दर्शाते हैं, किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। सूचक क्या करते हैं, इनका रंग बदल जाएगा। अगर गंधीय सूचक होंगे तो गंध चेंज हो जाएगी, गंध बदल जाएगी। अगर रंगीय सूचक होंगे तो रंग बदलेगा। फिर हम सूचकों क्या करते हैं, ये तो देखते हैं विलयन अम्लीय है या क्षारीय, कैसा विलयन है ये तो हम देखते हैं, ये क्षारक माध्यम बदल जाता है। अब इसमें सूचक के प्रकार होते हैं। वैसे तो संसूचक बहुत प्रकार के होते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, सूचक मतलब संसूचक मतलब सूचक, वैसे तो सूचक बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु इनके सामान्य प्रकार सामान्य प्रकारों को देख लेते हैं। तो इनको प्राकृतिक सूचक होंगे, एक सूचक होंगे। तो प्राकृतिक सूचकों क्या कहा जाएगा, वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों में प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। प्रकृति प्राप्त होगा तो जैसे लिटमस पेपर होता है, हल्दी हो जाएगी, लिटमस पेपर हो गया, ये क्या लिटमस पेपर क्या था, प्राकृतिक सूचक है। और लाल पत्ता गोभी का रस, लाल पत्ता गोभी भी एक सूचक है अम्ल और क्षारों को रखने का। और हल्दी तो हम इसका एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, हल्दी में देख चुके हैं। और क्या, हाइड्रेंजिया के फूल का रस, तो ये दो और ऐड कर लो। तो लिटमस पेपर तो हम लोग देख चुके हैं, और क्या, लाल पत्ता गोभी का रस, इसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया है हम लोगों ने। तो लाल पत्ता गोभी का रस भी क्या होता है, सूचक होता है, प्राकृतिक सूचक में आता है। हल्दी का देख लिया। हाइड्रेंजिया के फूल का रस, हाइड्रेंजिया के फूल का रस और ऐड कर दो, हाइड्रेंजिया के फूल का रस भी क्या होते हैं, ये प्राकृतिक सूचक होते हैं। किसको देखने के लिए, अम्ल और क्षारकों को देखने के लिए। अब जाएंगे हम लोग प्राकृतिक सूचकों में। प्राकृतिक सूचकों में ये प्राकृतिक सूचक ही तो हैं। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, प्राकृतिक सूचक और प्राकृतिक सूचक देखें। इसके अलावा प्राकृतिक सूचक ये इतने ही है भाई, वो डबल बार आ गया। अब यहाँ लिटमस पेपर क्या होता है, ये प्राकृतिक सूचक है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो लिटमस पेपर अम्ल तथा क्षारक की पहचान के लिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग में लाया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। अम्ल तथा क्षारक की पहचान के लिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग में लाया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस होता है। सबसे सामान्य मतलब सबसे अधिक इसी का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक इसका प्रयोग करते हैं लिटमस पेपर का। तो लिटमस को लाइकेन शैवाल से प्राप्त किया था। तो लिटमस को वहाँ से प्राप्त करते हैं हम लोग लाइकेन से। लाइकेन क्या होता है, एक प्रकार का शैवाल होता है, वहाँ से प्राप्त करते हैं लिटमस को, लाइकेन से प्राप्त करते हैं, एक प्रकार का शैवाल होता है। अब जाओ लिटमस पत्र। लिटमस पत्र क्या होता है, लिटमस पत्र में आ रहा है तो लिटमस विलयन के रूप में तथा कागज की पट्टी। लिटमस कैसा होता है, लिटमस पत्र होता कैसा है, देखने में कैसा लगता है, लिटमस क्या होता है, लिटमस विलयन के रूप में तथा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। क्योंकि लिटमस प्राकृतिक संसूचक है, ये हम समझते हैं। तो लिटमस क्या है, विलयन के रूप में ही मिल जाएगा हमको देखने के लिए। और कागज की पट्टियों में तो हमने देखा ही है, कागज की पट्टियाँ, नीले कलर की पट्टियाँ, लाल कलर की पट्टियाँ विलयन के रूप में मिलता है। और इन कागज की पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। जो कागज की पट्टियाँ होता है उनको लिटमस पत्र बोलेंगे, अगर विलयन में होगा तो उसको लिटमस विलयन बोलेंगे, सीधी सी बात है। तो आगे चलते हैं। तो लिटमस पत्र को दो रंगों का, लिटमस पत्र कैसे होता है, दो रंगों का होता है। लिटमस पत्र दो रंगों में होता है, नीला एवं लाल। हमने देखा था, पत्र भी हमने नीले और लाल के देखे थे। तो इसमें
अम्ल नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है। ये हम देख चुके हैं कि अम्ल क्या होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या होते हैं, नीले लिटमस पथ को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस पथ को नीला कर देते हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं और वापस से अब जाओ आगे आगे आएंगे तो इसमें देखेंगे आगे क्या, हल्दी क्या करती है, हल्दी क्या देख लेते हैं। हल्दी भी ये क्या है, अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। हल्दी क्या है, एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। यह पीला रंग का होता है। हल्दी आप सब लोगों ने देखी होगी, घरों में सब्जी बनाने में प्रयोग करते हैं हम लोग। तो ये क्या पीले रंग का होता है। हल्दी कैसे होती है, कई बार आपने देखा होगा कि जब किसी सफ़ेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है और जब जैसे साबुन मतलब क्षारीय प्रकृति से धोते हैं तो यह उस दाग के धब्बे को भूरा या लाल कर देता है। तो सामान्यतः शादी ब्याह में हमारे कपड़ों पर हल्दी लग जाती है और फिर हम उनको रगड़ रगड़ के धो देते हैं, फिर भी वो कैसा हो जाता है, पीला पीला लाल लाल कलर का हो जाता है, भूरा या लाल लाल कलर का हो जाता है, तो वो दाग बन जाता है कर देता है। ये आप लोगों ने देखा ही होगा, सभी लोगों ने ही देखा होगा। अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर हम लोग इस पर अम्ल डाल दें तो कोई परिवर्तन होगा, कोई नहीं होगा। सब किससे होता है, क्षारों से होता है। अम्ल जैसे किसमें होता है, नींबू में होता है। तो नींबू का रस डालने पर कोई परिवर्तन होगा क्या, पीला का पीला ही रहेगा। लेकिन अगर साबुन लगाएंगे तो लाल हो जाएगा। तो क्षारक के साथ इसका रंग पूरा लाल हो जाता है, ये देख चुके हैं। और यहाँ संश्लेष सूचक, ये हम लोगों ने भी देखे थे। प्राकृतिक सूचक हम क्या आते हैं, लिटमस पेपर आता है और क्या आता है, हल्दी आती है, ठीक है। और अब संश्लेष सूचकों के बारे में पढ़ते हैं। संश्लेष सूचक क्या होते हैं, ये वे सूचक हैं जो प्राकृतिक नहीं होते या फिर तो ये रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए होते हैं। प्राकृतिक सूचक हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अब रासायनिक सूचकों के संश्लेष सूचकों के संश्लेषित किए जाते हैं। मतलब हमको क्या संश्लेषित करने का मतलब क्या है, हम लोग बनाते हैं प्रकृति के प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते हैं तो हम इनको बनाते हैं। और ये कौन कौन से, अब इसको उदाहरण देख लेते हैं। रासायनिक पदार्थों के द्वारा आ जाता है, जैसे मेथिल ऑरेंज होता है, नॉप्थैलिन होता है। मेथिल ऑरेंज और नॉप्थैलिन ये कौन से संश्लेषित सूचक हैं, आ जाएंगे। संश्लेषित सूचकों का उपयोग अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए होता है। वो प्राकृतिक का भी होता है, संश्लेषकों का भी होता है। अब गंधीय सूचक कौन कौन से होते हैं, गंधीय सूचक हो जाएंगे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाती है। ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे प्याज एवं लौंग और तेल आदि। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। अगर अम्लीय माध्यम में डालेंगे प्याज को तो अलग गंध आएगी, क्षारीय माध्यम में डालेंगे तो अलग गंध आएगी। जैसे लौंग को अगर अम्ल में डालेंगे तो अलग गंध आएगी, क्षार में डालेंगे तो अलग गंध आएगी। हाँ, कभी आपने देखा होगा कि लौंग को हमने मुँह लगा कर रख देते हैं तो मच्छर दूर भागते हैं। वो हो सकता है गंध की वजह से भागते हों, क्योंकि गंध अलग अलग आती है अम्ल में डालने पर और क्षार में डालने पर। या लौंग के तेल में डाल देते हैं या लौंग में डाल देते हैं तो अलग अलग गंध होती है ना इनकी। अब गंधीय सूचकों में और देख लेते हैं, ये गंधीय सूचक है। अब सर्वात्मक सूचक क्या होते हैं, सर्वात्मक सूचक मतलब जो सब में काम आते हैं। सर्वात्मक सूचक विभिन्न रसायनों का बना हुआ वह मिश्रण है जो भिन्न भिन्न पीएच वाले पदार्थों के बारे में रंग परिवर्तन के द्वारा बता देते हैं, क्षार है या अम्ल। ये पीएच मान को चेक करने के लिए होते हैं सर्वात्मक सूचक। सर्वात्मक सूचक कैसे होते हैं, ये भी एक लिटमस पेपर की तरह ही पेपर होता है, लेकिन हम लोग अगर अम्ल में डालते हैं तो इसमें अलग कलर निकलता है। क्षार में डालते हैं तो एक ही पेपर एक ही रहेगा, मतलब एक ही पेपर रहेगा वही। उसको हम अगर अम्ल में डालेंगे तो अलग कलर देगा, उसको पर हम क्षार में डालेंगे तो अलग कलर देगा। अगर अम्ल और क्षार की प्रकृति के आधार पर बदलते हैं। अगर कोई ज़्यादा अम्लीय है तो फिर उस हिसाब से कलर आएगा, कम अम्लीय है जिसका पीएच मान ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पीएच मान बताएगा। तो ये सर्वाधिक सूचक किसका प्रयोग करते हैं, पीएच मान देखने में करते हैं। सर्वाधिक सूचक विभिन्न रसायनों का बना हुआ वह मिश्रण होता है जो भिन्न भिन्न पीएच वाले पदार्थों के बारे में रंग परिवर्तन के द्वारा बता देते हैं कि क्षार है या अम्ल है। रंग परिवर्तन होता है तो पीएच मान किससे देखते हैं, सर्वाधिक सूचकों से। तो अब लवण के बारे में पढ़ते हैं। धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं। अगर धातु क्या करती है, अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है। मतलब सीधी सी बात यह है कि जब अम्लों की धातुओं से क्रिया कराती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है।
वही तो है, वो यही लवण है, यही तो दिख रहा है। धातु हम लोग हाइड्रोजन परमाणु मतलब हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और इसके बाद हाइड्रोजन गैस बन जाती है और एक ही उपयोग बनता है, उसको लवण कहते हैं। ठीक है ना। लवण के गुण क्या होते हैं? लवण ठोस अवस्था में मिलते हैं। लगभग सभी लवण कैसे होते हैं? लगभग ठोस अवस्था में ही होते हैं। सामान्यतः लवण उदासीन होते हैं। सामान्यतः लवण कैसे होते हैं? उदासीन प्रकृति के उदासीन प्रकृति क्योंकि अम्ल क्रिया करते हैं धातुओं से तो लवण बनता है, उदासीन नहीं होगा। और अम्ल अम्लों को मिला देते हैं तब भी लवण ही बनते हैं, तो लवण कैसे होते हैं? सामान्यतः उदासीन प्रकृति के होते हैं। लवणों के जलीय बंधन में विद्युत के सुचालक होते हैं। लवण के होते हैं, लवणों के अगर लवण में हम लोग जलीय विलयन बनाए लवण का, सामान्य उपयोग वाला अधिकतम उपयोग वाला लवण कौन सा है? नमक होता है। नमक में हम लोग ये तो लिख रहा है जलीय विद्युत के सुचालक होते हैं। नमक के पानी से क्या विद्युत चालन होता है? तो होता है। हमने एक्सपेरिमेंट भी किया है, यहीं पे इसी चैनल पे एक्सपेरिमेंट भी दिया है नमक वाला। इसमें बल्ब जलता है, अगर हम 2 तार उसमें डालते हैं बल्ब जलते हुए दिखता है। नमक डालने पर इसमें प्रवाहित होने लगती है, जबकि शुद्ध जल होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। जैसे उसमें नमक डालते हैं तो वो क्या सा सुचालक का प्रदर्शन करने लगता है। तो क्यों करने लगता है? क्योंकि वो लवण के कारण। लवण कैसे होते हैं? विद्युत के सुचालक। जलीय ठोस जो लवण होते हैं वो विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, लेकिन उनको अगर जल में डालने पर विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। वैसे वो ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक नहीं होते, लेकिन जल में डालने पर हो जाते हैं। लवणों के गुण देख लेते हैं, ये देख ही लिया। पॉप टेस्ट का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस। वो वाला एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, उसको जलाते हैं तो उसको पॉप का साउंड निकलता है। मतलब हाइड्रोजन गैस जलती है तो पॉप के साथ जलती है। हाइड्रोजन गैस से नियत परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये प्रयोग भी हम लोग देख चुके हैं। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन के बुलबुलों पर मोमबत्ती ले जाते हैं तो वो फटफट के साथ फूट जाते हैं, उससे पता चलता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया तो देख लेते हैं। अभी धातुओं के साथ अम्ल एवं क्षारक कैसे क्रिया करते हैं। तो धातुओं के साथ धातु की अभिक्रिया, ये अभिक्रिया देख लेते हैं। पहले अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया देखते हैं। तो अम्ल के साथ अम्ल धातु में लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। तो अम्ल क्या होगा? HCl ले लिया, जिंक ले लिया और क्या बन गया? जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गई। ये किसके साथ? हम यहाँ HCl की जगह हम हाइड्रोजन वो H2SO बोल भी ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले सकते हैं, तो जिंक की जगह एल्युमिनियम भी ले सकते हैं। कोई भी धातु चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन हमेशा बनेगी और लवण बनेगा। यहाँ पर जो पदार्थ लेंगे उसी का लवण बनेगा। यहाँ पर जिंक दिया तो जिंक क्लोराइड बना और सोडियम लेता सोडियम क्लोराइड बन। तो क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया, क्षारकों के साथ धातुओं की अभिक्रिया में क्या होता है? क्षारक के साथ धातुओं की अभिक्रिया आएंगे तो क्षार प्लस धातु लवण बनेगा। हाइड्रोजन अम्लों के साथ धातुओं की क्रिया कराओ या क्षारकों के साथ बनती क्या है? दोनों ही बनते हैं, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस। तो NaOH क्या है? क्षार है। जिंक की क्रिया कराएंगे तो Na2 जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा, सोडियम जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी नहीं, जिंकेट बोलते हैं, जिंक सोडियम जिंकेट क्या बनता है? सोडियम जिंकेट बन जाता है। ये समझ गए। क्षार के साथ कराओ या अम्लों के साथ कराओ, धातु की क्रिया में ये दोनों ही बनते हैं, हाइड्रोजन बनता है और लवण बनते हैं। उदासीन के करेंगे ऐसे पदार्थ जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन कहलाते हैं। उदासीनता हम समझ गए। जब अम्ल और क्षारों को आपस में मिलाते हैं तो उदासीन लवण ही बनते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। उदासीन क्या होते हैं? ना तो अम्लीय होंगे ना क्षारीय होंगे। और जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, नमक है, नौसादार है, कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, कौन से हो गए? लवणों के उदाहरण होंगे। तो नमक, नौसादार, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, क्या सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या होते हैं? लवण होते हैं। उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रच्छेदक प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, मतलब अम्ल और क्षारकों को वापस मिला देते हैं, उसको बोलते हैं उदासीनीकरण। और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। जब भी हम अम्ल और क्षारों को मिलाते हैं तो क्या हमको लवण मिलता है और जल प्राप्त होता है। इसको क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया बोलते हैं।
तो आगे जाते हैं। उदाहरण के लिए NaOH में HCl मिला दो तो NaCl बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा H2O। और प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल अम्ल मिलाएंगे तो अम्लीय लवण बनेगा, और जल इसका pH मान कितना होगा, 7 मतलब उदासीन जल बनेगा। pH मान कितना होगा जल का, 7 होगा। विलयन का pH मान 7 से कम, मतलब ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को मिलाएंगे तो बनेगा जल और अम्लीय लवण बनेंगे। अब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक को मिलाते हैं। अम्ल दुर्बल लिया, दुर्बल क्षारक लिया प्रबल, तो क्षारीय लवण बनेगा और जल वही बनेगा। अगर जो प्रबल लेते हैं ना उसी का बनता है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रबल अम्ल देंगे और प्रबल क्षारक लेंगे तो उदासीन लवण बनता है, मतलब अम्ल प्रबल अम्ल दोनों ही प्रबल है तो उदासीन लवण बनेगा। यहाँ पे दुर्बल अम्ल दिया, दुर्बल क्षारक दिया तो उदासीन लवण बनेगा। ठीक है, ये समझ गए। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अब धात्विक ऑक्साइडों के साथ अम्ल करेंगे तो धात्विक ऑक्साइड और अम्ल तो लवण और जल बनेगा। और धात्विक ऑक्साइड और अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। और CaO प्लस HCl और CaL2 और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो धातुओं के ऑक्साइडों के साथ भी अगर हम इसकी क्रिया कराते हैं अम्लों की, तब क्या बनते हैं, लवण और जल ही बनता है। उदासीनकरण करते हैं तब भी यही बनता है। धातुओं के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब भी यही बनता है। तो धातुक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। जितने भी धातुक ऑक्साइड बनेंगे उनकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। धातुक ऑक्साइड क्या, धातुक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, क्योंकि अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। धातुक ऑक्साइड इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। और अम्लों के साथ मिला देते हैं तो अम्ल और क्षार मिलकर भी क्या वही बना रहे थे। धातुक ऑक्साइड भी कैसे होते हैं, क्षारीय होती हैं, इसलिए तो ये सेम टू सेम बना रहा है, लवण बना रहा है और जल बना रहा है। हमने साथ ये करके लवण और जल बनाते हैं। उदाहरण के लिए CuO और MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, CuO और MgO ये क्या होते हैं, ये धातुक ऑक्साइड है। धातुओं के ऑक्साइड ऑक्सीजन से ये किया ना धातुओं ने, कॉपर धातु है, मैग्नीशियम धातु है। अम्ल व क्षारकों में समानताएं क्या होती हैं, तो सभी अम्ल और क्षारकों में समानता नहीं, तो सभी अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, सही बात है। ये देखिए सभी क्षारक OH आयन उत्पन्न करते हैं, सही बात है। अब ये तो उसमें क्या होगा, अंतर है ना, ये अंतर है, समानताएं। जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है, अगर जलीय विलयन में हम अम्ल और क्षारक मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जल मिलाने पर होते हैं। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O या OH आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तन्करण कहते हैं, एवं अम्ल या क्षारक तन्कृत हो जाते हैं। क्या हो जाता है इसमें, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता क्या हो जाती है, प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, आयन की सांद्रता में कमी हो जाती है। तो ऐसे विलयन में क्या कहते हैं, तनु विलयन, आयन की सांद्रता कम होगी ना, पानी मिलाएंगे तो आयन कम हो जाएंगे। ठीक है, अब क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, क्षार तथा अम्लों की प्रबलता देख लेते हैं। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन या OH आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो प्रबलता क्या है, किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा हाइड्रोजन आयन या OH आयनों की संख्या, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे वो उतना ही प्रबल होगा, OH आयन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही क्षार प्रबल होगा। ठीक है, ये बात समझिए, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतना ही तो प्रबल होगा ना, और जितने OH आयन होंगे उतना ही ये क्षार प्रबल होगा। निर्भर करती है प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H आयन और OH माइनस आयन ऋण आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, ये समझ गए। अब और आगे देखते हैं, तो किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कोई अम्लीय है या क्षारीय है, ये हम कैसे पता करते हैं, सार्वभौमिक सूचक। सार्वभौमिक क्या था, जिससे हम pH मान देख रहे थे। तो अब सार्वभौमिक सूचकों में जाओ, अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ये देखेंगे सूचक विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। समझिए कि अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, एक से अधिक सूचकों का मिश्रण होता है। एक से अधिक सूचक ये देखा सकता है, एक से अधिक सूचक इसमें होते हैं, तो इसलिए एक से अधिक सूचक बताता है। और सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों में, अगर सांद्रता अधिक होगी तो अलग रंग होगा, सांद्रता कम होगी तो अलग रंग होगा। ये बताया। pH स्केल क्या होती है, pH स्केल के बारे में देख लेते हैं। pH स्केल, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे pH स्केल कहते हैं।
किसी भी लेनों पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसके कहते हैं पीएच स्केल कहते हैं। तो ये सांद्रता आपके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल है वो पीएच स्केल है। पीएच में पीए कुशांश पोटेंट जो एक जर्मन पीएच में तो होता है पी होता है, जिसको बोलते हैं पोटेंट बोलते हैं। पी का मतलब पोटेंट, जो ये क्या है जर्मन शब्द, जिसका अर्थ होता है शक्ति। शक्ति होता है किसका? पी का पोटेंस का मतलब शक्ति होता है। तो पीएच 7 अगर पीएच मान 7 आ रहा है तो उसको उदासीन विलयन बोलेंगे। अगर पीएच मान 7 से अधिक आ रहा है, 7 से कम आ रहा है, मतलब 7 की तरफ है, 7 से कम आएगा पीएच तो उसको अम्लीय बोलेंगे, 7 से अधिक आएगा तो क्षारीय बोलेंगे। ये समझिए, अगर 7 है उदासीन है, 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय। ठीक है, ये समझ गया। ये कितनी होती है? 0 से लेके 14 तक होती है। पीएच स्केल कितने नंबर तक होती है? 0 से लेके 14 तक होती है। ऐसे ये स्केल बना देते हैं, ऐसे हम लोगों ने ये स्केल खींच ली है ऐसी। तो इसमें क्या रहेगा, स्केल बना लेते हैं हम लोग ऐसे। तो इसमें क्या रहेगा, सबसे बीच में क्या रहेगा, यहाँ पर बीच में आ जाएगा 7। ये क्या पीएच 7 है, और यहाँ से यहाँ 0 है, यहाँ पर क्या है 0 है, और यहाँ पर क्या रहेगा ऊपर, यहाँ पर आ जाएगा 14। यहाँ पर 14 नंबर है, यहाँ पर क्या रहेंगे, सबसे क्षारीय विलयन आ जाएंगे। सबसे क्षारीय विलयन कहाँ पे आएंगे? 14 पर। ठीक है ना, ये समझ गए। सबसे क्षारीय विलयन आ जाएंगे 14 पर, और अम्लीय विलयन कहाँ पे आ जाएंगे? अम्लीय विलयन आ जाएंगे 0 से 7 के बीच में। सारे अम्लीय विलयन आ जाएंगे। सारे अम्लीय विलयन कहाँ पे आएंगे? 0 से 7 के बीच में। तो ये स्केल देख लिया हम लोगों ने। यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर उदासीन, यहाँ पर क्या आएगा उदासीन ये रहा उदासीन विलयन। ये क्या 7 आएगा ना, ऊपर जाएंगे तो क्षारीय, ये सबसे ऊपर, और सबसे नीचे यहाँ पर सबसे अधिक क्या होगा, यहाँ पर ये 2.2 पर क्या आता है, ये नींबू का आता है। तो नींबू कहाँ पर होता है? 2.2 पर होता है। 2.2 ये किसका पीएच मान है? नींबू का। तो मतलब नींबू कितना खट्टा होता है, ये हम लोग पीएच मान से सकते हैं, क्योंकि पीएच मान जितना होता है उतना ही तो उसका खट्टापन पता चलता है। अगर जितना कम होगा उतना ही खट्टा होगा। तो पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो जो पौधे होते हैं, पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदन होते हैं। पौधे मतलब पीएच मान का मतलब क्या, अगर खट्टा पदार्थ होगा तो पौधों को कुछ ना कुछ असर होगा ना, सीधी सी बात है। और क्या, पशु भी होते हैं। तो हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच पर आसपास के बीच में कार्य करता है। हमारे शरीर का पीएच मान कितने प्रकार करता है? 7 से 7, मतलब थोड़ा सा क्षारीय प्रकृति का होता है, अम्लीय नहीं होता। तो मिट्टी का पीएच देखेंगे, मिट्टी का पीएच क्या होता है? अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच, अच्छी उपज के लिए क्या करते हैं? अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यक कम दर अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। अब क्या होगा, हर फसल के लिए अलग अलग पीएच मान की आवश्यकता होती है, ये हम देखते ही हैं। सबको अलग अलग पीएच चाहिए। तो हमको जिस भी उर्वरक की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, हम वो वाला उर्वरक में डाल देते हैं। अगर मान लो ज़्यादा क्षारीय मिट्टी है तो उसमें अम्ल डालेंगे, और ज़्यादा अम्लीय मिट्टी है तो उसमें क्षार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये बात समझ गए। अब इधर जाओ, अच्छी उपज के लिए पौधों को पीएच पर आवश्यकता है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच मान कम या अधिक होता है तो उसके अनुसार हम क्षारीय पदार्थ या अम्लीय मिला देते हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच कितना होता है? तो हमारा उधर मतलब जो स्टमक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब कहाँ क्या बनता है? HCl बनता है, उत्पन्न करता है। हमारे पेट में क्या बनता है? HCl बनता है। HCl क्या होते हैं? जठर रस भी बोलते हैं। तो वो HCl बनता है हमारे पेट में, क्या जठर रस बनता है, जठर रस के अंदर HCl होता है, और ये क्या अम्लीय प्रकृति का होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। HCl किस लिए बनता है? हमारे शरीर में भोजन के पाचन के लिए बनता है। तो हम लोगों ने ये देखा है कि अपच की स्थिति में उधर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उधर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। कभी कभी अपच हो जाता है तो हमारे पेट में क्या हो जाता है? अधिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? अम्लता बोलते हैं।
तो जिसके कारण क्या होता है, दर्द और जलन होती है। तो इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। अब जब अम्लता हुई है तो क्या इसका प्रयोग करेंगे, क्षार का प्रयोग करेंगे उदासीन करने के लिए। तो जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है एंटासिड के रूप में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना होता है, इसका पीएच मान बहुत अधिक होता है। तो पीएच परिवर्तन के कारण अगर पीएच ज़्यादा हो जाएगा, पीएच परिवर्तन हो जाएगा तो हमारे दांतों को भी नुकसान होता है। तो मुंह के पीएच का मान कितना होता है, 5.5 से कम होने पर दांतों का छटरान होता है। अगर हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से अगर कम होगा तो क्या होगा, हमारे दांतों में क्या हो जाएगा, क्षय होने लगेगा, मतलब दांत खराब होने लगेंगे, दांत सड़ने लगेंगे, टूटने लगेंगे। इसका मतलब 5 से अधिक होना चाहिए। दांतों का एनेमल, दंत बल्ब, कैल्शियम बल्ब तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। हमारे दांतों का एनेमल होता है, जो ऊपरी परत होती है, सफ़ेद सफ़ेद भाग जो दिखता है, वो किससे बना रहता है, दांतों का एनेमल किससे बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, दांतों के ऊपर जो परत चढ़ी होती है उसको एनेमल कहते हैं। एनेमल सबसे कठोर पदार्थ होता है, यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर संचारित हो जाता है। तो जो एनेमल होता है ना, जल में तो घुलता ही नहीं है, अगर जल में घुलता तो हमारे दांत ऐसे ही घुल जाते। तो इसलिए ये किससे खराब होता है, अम्लता से, अधिक अम्लता के कारण ये खराब हो जाता है। तो 5.5 से कम होने पर, जैसे अगर हम मीठा खाकर सो जाते हैं, मीठा खा लेते हैं तो हमारे दांतों में मीठा लगा रह जाता है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं और उसको खाते हैं और हमारे दांतों पर क्या अम्ल निकाल देते हैं, जिससे अम्ल का उत्सर्जन कर देते हैं। इसके कारण क्या हमारे मुंह का पीएच मान कम, ये 5.5 से नीचे हो जाता है, जिसके कारण हमारे दांत खराब होने लगते हैं। तो क्षारकीय दंत, तो हम लोग क्या करते हैं, जब अम्लता अधिक होगी तो क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करेंगे। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। अगर हमारे मुंह का पीएच मान कम है, मतलब पीएच मान ज़्यादा है, पीएच मान मतलब अम्लीय ज़्यादा, अम्लीय प्रकृति का ज़्यादा है, तो हम टूथपेस्ट कौन सा प्रयोग करें, क्षारीय प्रकृति का। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी का डंक क्या है, एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। मधुमक्खी हम लोग को काट लेती है, अगर मधुमक्खी को हम परेशान करेंगे तो मधुमक्खी हम लोग काट लेती है। तो अब और जब काट लेती है तो बहुत ज़्यादा जलन होती है। जलन क्यों होती है, क्योंकि उसके डंक में क्या होता है, अम्ल होता है, अम्ल के कारण हमको दर्द होता है। और जब काट, अगर वो अम्ल होता है तो हम उसको उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, क्षार का प्रयोग करेंगे। क्षार का बेकिंग सोडा उपयोग करते हैं तो आराम मिलता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, क्षार होता है। नेटल का पौधा ये जंगल में मिलता है, पत्तियाँ होती हैं इसमें। नेटल के पौधे के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं। तो जो जंगलों में जो पौधे होते हैं, जहरीले वाले पौधे, वो यही होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें जो डंक होते हैं पत्तियों में, बस उनमें कौन सा मेथनोइक अम्ल होता है, जिनके कारण क्या होती है, जलन और दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज क्या होता है, डंक वाले स्थान पर डॉग पौधे की पत्तियाँ लगा कर किया जाता है। अगर मान लो नेटल के पौधे से हमको डंक लगा है, तो हम उसमें कौन सा नेटल में होता है मेथनोइक अम्ल, उसको उदासीन करने के लिए उसके आसपास ही एक और पौधा होता है, डॉग का पौधा। डॉग के पौधे उसको क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो प्रकृति हर चीज़ का सॉल्यूशन वहीं पे देती है, वही देखने की आवश्यकता होती है, तो वहीं पे मिल जाता है, वहीं पे आसपास ही उगते हैं। अगर यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर नेटल का पौधा होगा वहीं पर डॉग का ही पौधा होगा। अगर किसी को नेटल के डंक चुभ जाए तो वो डॉग का पौधा लगा सकता है। अम्लीय वर्षा के बारे में देखो। अम्लीय वर्षा क्या होती है, तो वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा में क्या होता है कि हमारे जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में ये प्रदूषण के कारण काफ़ी सारी गैसें आ जाती हैं। गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, अधिक मात्रा सल्फर, और ये गाड़ियाँ हम लोग ज़्यादा चलाते हैं तो उससे सल्फर की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब तो इससे क्या होता है, अब हमारे वायुमंडल में बहुत सारे प्रदूषक पदार्थ आ जाते हैं। तो जैसे ही अब ऐसे ये बादल हैं, बादलों से क्या होती है, यहाँ से बारिश होती है, बारिश का पानी क्या करता है, ये यहाँ पर जो मतलब वायु होती है, वायु से वायु में क्या होते हैं,
मतलब ये पानी में वो गैसें घुल जाती हैं, बहुत सारी गैसें, और आपस में मिलकर के अम्ल बना लेती हैं। और उनका अम्लों का अगर परास अम्ल 5.6 से कम हो जाता है, 5.6 से अगर हो जाएगा तो अम्लीय जल हो जाएगा। तो अम्लीय जल क्या करता है, जो ग्रेनाइट है या संगमरमर है, तो उसको क्या खराब कर देता है। जैसे ताजमहल है, ताजमहल किससे बना है, सफ़ेद संगमरमर से बना है। अगर उस पर अम्लीय वर्षा होगी तो अम्ल की उससे क्रिया करेगा तो उसको क्या कर देगा, काला कर देगा। इसलिए अम्लीय वर्षा खतरनाक होती है। अगर हमारे चेहरे पे गिर जाएगा तो हमको फोड़े फुंसी भी हो जाते हैं। जो पहली वायरस होती है उसमें अम्ल की मात्रा होती है। जो प्रदूषित वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे दिल्ली में सबसे अधिक प्रदूषण होता है, तो वहाँ पे क्या ये दिक्कत होती है पहली वायरस में, वहाँ पे अम्ल बन जाते हैं, अम्ल की वर्षा हो जाती है। तो अब एक बार ये और देखते हैं, ये और देख लेते हैं हम लोग। प्रबल अम्ल एवं ये यहाँ तक देख लिया हम लोगों ने, अम्ल वर्षा देख ली। अब ये आगे देखते हैं, वैसे लंबी वीडियो हो जाएगी अगर ये सारा पढ़ाएंगे तो हम लोग देखेंगे लवणों का पीएच मान देखेंगे। तो एक बार मैं आपको एनसीईआरटी की बुक में दिखा देता हूँ, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया। तो लवणों का पीएच मान पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, एनसीईआरटी की बुक देख लेते हैं। बुक में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया है, तो बुक निकाल लेते हैं। ये बुक देखिए ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं, यही पढ़ लिया था। ये इधर पूरा ये लिटमस पेपर ये पढ़ लिया था, और ये वापस भी रिवीजन कर लिया। ये क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं और ये देख चुके हैं। अम्ल एवं क्षारक धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, ये भी हम देख चुके हैं। ये एक्सपेरिमेंट भी कर लिया। इसके बाद ये NaOH प्लस जिंक और N2 जिंक ऑक्साइड, ये सोडियम जिंकेट बनाता है, ये हमने देखी थी। क्षारों के साथ धातुओं की क्रिया तो हाइड्रोजन गैस बनी थी, ये हमने देख लिया। और आगे चलते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छूने से पानी से प्रभावित करने पर भी क्या जल बनता है और सुरक्षित बनता है, ये भी हम देख चुके हैं, जल बनता है। और अब ये देखो, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी धातु अब इसमें देखो, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। चूना पत्थर ले लो, खड़िया ले लो, जो लिखने वाली खड़ी होती है, संगमरमर, ये क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप होते हैं। तो सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण, संगत लवण बनाते हैं। सभी धातु कार्बोनेट, ये हम पहले भी देख चुके हैं, धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर संगत लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन, अम्ल, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो अब ये हम लोग देख चुके हैं, अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे करना, ये उदासीकरण की अभिक्रिया देख चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उदासीकरण की अभिक्रिया देख चुके हैं। अगर किसी को दिक्कत आए तो पीछे देख ले, पीछे जाके वीडियो को बैक में ले जाए। और अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया भी हम देख चुके हैं। धातु ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड अम्ल मिलेंगे, लवण और जल बनता है, ये भी हम देख चुके हैं। तो क्षारक के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया, तो ये भी हम लोगों ने देख ली। अब ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं कच्चे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये पीतल और तांबा क्या होते हैं, धातु हैं, और अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लवण के हानिकारक भी हो सकते हैं ना, इसलिए हमको नुकसान पहुंचाते हैं। हानिकारक अगर हम उनको खाएंगे तो हमको नुकसान पहुंचाएंगे। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, तो ये हम देख ही चुके हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कोई धातु, तो ये भी हम देख चुके हैं, कोई धातु योगे पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पन्न गैस हाइड्रोजन गैस निकलती है, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। और उसका समीकरण भी हमने देख लिया, समीकरण देख चुके हैं ना, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो जिसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है, धातु प्लस देखा था ना हमने, धातु कौन सी ली थी, HCl ली थी, उसमें जिंक डाला था, तो जिंक क्लोराइड बना था, और क्या हाइड्रोजन गैस बनी थी, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। तो इसका संतुलित रासायनिक लिख लोगे, लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, ठीक है ना। और अभी सभी अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानताएं होती है, तो ये भी हम देख चुके हैं, समानताएं, ठीक है ना। और ये वाला भी देख लिया।
अब ये देखो अम्ल में धनायन और ऋणायन, ये भी देख लिया। अम्ल में धनायन ऋणायन जैसे HCl, HNO3 और ये CH3CO, ये सब हमने लोगों पढ़ लिया। ठीक है ना, किसी कोई दिक्कत ये पढ़ लेना बुक में से, और जो PPT बनाई है PPT में से देख लो या इसमें से पढ़ लो, बात एक ही है। ठीक है ना। जलीय विलयन में अम्ल क्षारक का होता है, तो हमने ये जलीय विलयन में भी देखा था। जलीय विलयन में अम्ल क्षारक का होता है, तो जल मिलाएंगे तनु हो जाएंगे, क्षारक भी तनु हो जाता है जल मिलाने पर, ये देख लिया। अब इसमें देखो ये क्या हो रहा है, ये गैस का निर्माण, HCl गैस का निर्माण। HCl गैस कैसे बनती है, तो ये देखो तो H2SO4 से भरा हुआ है। ये H2SO4 प्राणवायु पकड़ने का ये चिमटा है, प्राणवायु सोडियम क्लोराइड, इसमें क्या डाल दिया, सोडियम क्लोराइड और HCl। अब इसमें देखो ये 8 इलेक्ट्रॉन पत्र है, इसमें जैसे ही हम लोग ये डालेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, HCl गैस निकलेगी। लेकिन ये गैस क्या होती है, यहाँ पर आर्द्रता होगी तो ये आर्द्रता नहीं होगी तो ये लाल नहीं होगा, आर्द्रता होगी तो हो जाएगा। अब ये HCl H2O इसको हटाओ, इसको देखो, ये वाला देख दो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पानी में डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये चलो हम कल देख लेंगे, यहाँ से देख लेंगे, ये वाले एक्सपेरिमेंट के बाद देख लेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ से आज यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले एपिसोड में बाकी का आगे का हम अगले एपिसोड में देखेंगे। लगभग 3 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। वैसे 1-2 लेक्चर तो हो चुके हैं हमारे, एक ये हो गया। वैसे इसी में सारा हम लोगों ने पढ़ लिया, जो अब अगले लेक्चर में हम उसको खत्म करा देंगे, सारे क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और सभी अपने अपने दोस्तों को बता देना जिन्होंने ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।